साथियों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। धीरे धीरे जो है एक एक दिन निकल रहा है और आपकी तैयारी करने का जो समय है वो कम हो रहा है। तो जो तैयारी करने की प्रक्रिया है, जो तैयारी करने की आपकी गति है, उसमें और गति लाइए और तेजी लाइए, क्योंकि समय अब और कम होता जा रहा है, एक एक दिन निकल जा रहा है। तो आशा करते हैं कि अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म की तरफ से जितने भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराए गए होंगे वो अच्छे होंगे और आपको पसंद आएंगे और आपका जो टॉपिक से संबंधित जो भी ज्ञान होगा उसमें वृद्धि हुई होगी। जो भी नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहली बार आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट कर दें तथा इससे पहले जितने भी वीडियो पड़ी हुई हैं उनको देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर लें, अपने कंटेंट को जो है बेहतर बना लें, जिससे उससे रिलेटेड कहीं से प्रश्न पूछा जाए तो वो उनका गलत ना हो। और ये भी ध्यान देना है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं यूपी पुलिस वाले, उनके लिए जो है ये बेहतर अवसर है, वो अपनी तैयारी में तेजी लाएं जिससे उनको वर्दी मिल ही जाए और वो सफलता अवश्य प्राप्त करें। तथा जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यदि हिंदी का पाठ्यक्रम उनके उस परीक्षा में है तो ये उनके लिए भी उपयोगी है, वो भी अपने तैयारी में जो है और वृद्धि कर सकते हैं इन चैनल के माध्यम से, अर्थात अयोध्या स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से पड़े हुए वीडियो को देख करके। तो ज्यादा समय ना लेकर के हमने अभी तक जो है जितने भी टॉपिक थे लगभग इंड पे हैं हम, जितने भी प्रकरण थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंतर्गत हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे हम उनको पढ़ चुके हैं। बस एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। इनके बाद 1 या 2 फरवरी से लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किए जाएंगे और जो प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें बेजोड़ प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी जो कि आपके परीक्षा हाल में आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगी और अगर आप पहले उनको हल किए हैं तो वो आपके प्रश्न पत्र से मेल खाने वाले प्रश्न होंगे और वो एमआर का जो आपका गोला होगा वो बिल्कुल सही जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है क्या? विराम चिन्ह। जो आज का अपना टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। इनको जो है हम इससे पहले जो है शुरू से लेकर के यानी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं, उसके बाद वर्णमाला, वर्णमाला के बाद में तत्सम तद्भव शब्द से आ गया, यानी शब्दों के बीच में हम आ गए। शब्दों में जो है शब्दों के वर्गीकरण में तत्सम तद्भव शब्द, उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनको पढ़ते चले आए। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समध्वन भिन्नार्थक शब्द, ये पढ़ा। और उसके बाद में आपका वचन, लिंग, कारक, काल, उसके बाद में आपने समास पढ़ा यानी शब्द निर्माण के तत्व, समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, इनको पढ़ा। इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह को। देखिए यहां पे अगला टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना। क्या? विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, यानी जो हम रुकते हैं पढ़ते समय अथवा लिखते समय जो रुका जाता है वही क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। भावों को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए अथवा वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगर इनका प्रयोग ना करें तो जो हम भाव प्रकट करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उनमें स्पष्टता ना रहे तो सीधा सीधा क्या कहा जा रहा है? विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, यानी जब हम पढ़ते हुए अथवा लिखते समय रुकते हैं और सांस लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है विराम। क्या कहलाता है? व्याकरणिक दृष्टि से विराम कहलाता है। भावों को पूर्णतया यानी स्पष्ट रूप से, अस्पष्टतया या पूर्णतया या स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए अथवा वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या करने के लिए? वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यहां पे जय, अभय और अजीत खेलते हैं। क्या कहा जा रहा है? जय, अभय और अजीत खेलते हैं। यहां पे अब आप देख रहे हैं कि जय और अभय को अलग करने के लिए क्या किया गया है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। यहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया। क्या किया गया है? अल्प विराम का प्रयोग किया गया। अगर इसको ना किया जाता तो एक में गोलमेल हो जाता और वाक्य की स्पष्टता ना हो पाती। जैसे
हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं जहां पर जैसे लता संध्या और लता संध्या और संगम बाजार गईं। क्या? बाजार गईं। ये कहा गया लता संध्या और संगम बाजार गईं। लता संध्या और संगम बाजार गई। अब इस वाक्य में अपूर्णता है, क्यों? क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में अल्प विराम लगेगा। किसके बीच में? लता संध्या, और लगा हुआ है उसके बाद में संगम है, यानी और के बाद और संध्या के बीच में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे, ये गलतियां ना हो आपको कि कहां पे हमें विराम लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। तो सीधा सीधा क्या, जय, अभय और अजीत खेलते हैं, यहां पे अल्प विराम लगाया गया, उसी तरीके से यहां पे हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। आगे हम अगला देखते हैं। यहां पे ये तो समझ में आ गया होगा, विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुकना, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कि अगले के हम व्यक्त करने वो अगले के समझ में आ जाए, इनके लिए हम क्या करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे यहां पे कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में, देखिए एक तो छूट गया, हमें क्या करना है? यहां पे जो आप चिन्ह शब्द, क्या जो चिन्ह शब्द है ये सही है। कभी कभी वर्तनी में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, क्या ये चिन्ह शब्द जो है यही सही है, और आपको पुस्तकों में लिखा मिलता है ये चिन्ह, इस तरीके से चिन्ह, क्या इसी को पढ़ते भी हम ऐसे हैं, क्या चिन्ह पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर ये कहीं लिखा मिलता है वर्तनी में तो ये गलत है, और ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। ध्यान रखना मित्रों, ये चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता। क्या होता है? चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। तो ये ध्यान रखना मित्रों, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है चिन्ह, यानी हा में ना लगा होता है, हा के साथ में आ नहीं जुड़ा होता है और ना पूर्ण रूप में होता है। लेकिन जो हम लोग उच्चारण करते हैं अक्सर किताबों में, प्रिंटेड पुस्तकों में भी यही लिखा मिलता है चिन्ह। क्या मिलता है? चिन्ह, यानी ना पहले और हा बाद में आता है। ना को अल्प कर दिया जाता है, इसके साथ में आ नहीं जुड़ा होता है, और हा के साथ में आ जोड़ दिया जाता है। ये पूर्णतया गलत है। ये क्या है? ये गलत है और यही सही है। तो इसको ध्यान रखना, ये गलती ना हो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो आपका वर्तनी में अगर प्रश्न पूछा गया तो उसमें गलती हो जाती है। आइए आगे हम देख रहे थे विराम चिन्ह। क्या देख रहे थे? विराम चिन्ह। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि कभी कभी ये होता है कि यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें, यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो जो हम विचार या भाव प्रकट करना चाह रहे हैं वो स्पष्ट ही नहीं होगा। क्या होता है? कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में वाक्य का अर्थ ही समझ में नहीं आता है, यानी जो वाक्य का अर्थ होता है वही समझ में नहीं आता, और कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी जो अर्थ कहा जाना चाहता है, कहने वाला वक्ता जो कहना चाहता है वो ना होकर के कुछ और समझ में आ जाता है श्रोता की। अब यहां हम देखते हैं, जैसे किसी ने कहा, क्या कहा? किसी ने कहा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहां पे ये लिख दिया गया, या ये बोला जा रहा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कहीं रुका नहीं जा रहा है, और लिखने में लिख दिया गया रोको मत जाने दो, इस तरीके से लिख दिया गया वाक्य। क्या कहा गया? रोको मत जाने दो, इस तरीके से वाक्य लिख दिया गया। अब ये वाक्य ये बताइए स्पष्ट है कि अस्पष्ट है? यानी ये स्पष्ट नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? रोको मत जाने दो, यानी रोक लो मत जाने दो, या रोको मत जाने दो। ये यहां पे क्या हो गया? यानी रोको मत, ये क्या हो गया? ये तो एक बन गया कि रोको मत, क्या ये बन गया रोको मत, और ये हो गया रोको मत, ये तो हो गया मत जाने दो, क्या मत जाने दो, इस तरीके से। यानी यहां पर एक तो ये हो गया रोको मत, और उसके बाद में मत जाने दो, इस तरीके से हो गया। तो हम इसमें क्या करें जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए। अब आपने देख लिया गया होगा, यहां पे देख लिया होगा कि चिन्ह ना लगने से क्या होता है।
चिन्ह न लगने से क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है या फिर भाव ही स्पष्ट नहीं होता कि कहना क्या चाह रहा है, यानी जो वक्ता है वो क्या कहना चाह रहा है। तो आपने देख लिया होगा इस तरीके से अगर किया जाता है तो इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें विराम चिन्हों का प्रयोग कर देना है। जैसे यहां पे अगर हम यहां करते हैं रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हुआ कि रोक लो उसे जाने मत दो। और यही हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, तो यहां पे जैसे हमने कर दिया रोको मत, यहां पे लगा दिया और उसके बाद कर दिया जाने दो। क्या कर दिया, जाने दो। अब ये दोनों वाक्य का अर्थ बदल जा रहा है। क्या हो रहा है, दोनों का अर्थ बदल जा रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है, विराम चिन्हों के स्थान में, विराम चिन्हों के स्थान में, यानी अल्प विराम है ये और इसके स्थान में हम परिवर्तन कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, परिवर्तन। यहां पे ये रोको पे लगा हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ, ये हो गया कि रोक लो जाने मत दो, रोक लो जाने मत दो। और यहां पे रोको मत, यानी रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये हो गया। तो इस तरीके से अगर इनके अर्थ में अगर जो है इनका प्रयोग हम कर दें तो भाव में अस्पष्टता हो जाती है। अगर प्रयोग ना करें तो क्या होता है, भाव में अस्पष्टता नहीं होती है। भाव क्या रहता है, अपूर्ण रहता है, अस्पष्ट रहता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी अनर्थ रहता है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को हम देखते हैं। यहां पे कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं और रोजमर्रा में यानी आपको बोलने में, पढ़ने में, लिखने में रोज प्रयोग होते हैं, उन चिन्हों को हम देखेंगे। क्या, कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। यहां पे सबसे पहला है अल्प विराम। क्या हुआ, सबसे पहला है अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का क्या मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी अल्प का मतलब हो गया थोड़ा और विराम का मतलब हो गया रुकना, यानी जब थोड़ा रुका जाता है, एकदम थोड़ा रुका जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एकदम थोड़ा रुका जाता है। जैसे हम यहां पे कोई सा वाक्य ले लेते हैं, जैसे यहां पे थोड़ा रुकना, यानी वाक्य हम बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा यानी हल्की सी सांस लेनी है। रुकने का मेन उद्देश्य क्या होता है, या तो वाक्य को स्पष्ट करना होता है, सीधे सीधे जो हमारी ध्वनियां निकलती हैं, जो सांस निकलती, जो हम उच्चारण करते हैं उसमें बीच बीच में हमें सांस लेना होता है, तो उनके लिए भी ये इनका प्रयोग किया जाता है। तो सीधा सीधा हम ये देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब हुआ थोड़ा रुकना, अल्प का मतलब होता है थोड़ा रुकना। तो यहां पे हम ले लेते हैं वाक्य, कोई सा वाक्य ले करके उसको समझते हैं। जैसे हमने लिया, भाई ने फल मिठाई और पेन ली। भाई ने फल मिठाई और पेन ली। तो इसका उच्चारण करते समय हमें क्या करना है, भाई ने फल मिठाई और पेन ली। थोड़ा सा रुकना है, अल्प यानी फल के बाद में थोड़ा सा रुकना है। अब ये बताएं कि अगर हम यहां पे क्या कहें, भाई ने फल मिठाई और पेन ली, ना रुके, तो क्या होगा, ये दोनों एक में मिल जाएंगे, लेकिन दोनों को अलग रखना है, तो इसके लिए इनका प्रयोग होता है। और कुछ जगह पर आप लोग, हम लोगों से क्या हो जाता है, कहीं कहीं पर गलती हो जाती है। हम क्या करते हैं, यहां पे मिठाई के बाद भी यहां प्रयोग कर देते हैं, जो कि ये गलत है। ये क्या है, ये सही नहीं है। क्यों, और लग गया तो ये अपने आप में भी दोनों को जोड़ रहा है। यहां पे अल्प विराम का प्रयोग करना औचित्य नहीं है, यानी इसका कोई औचित्य नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। और लग रहा है, जैसे हम कई शब्द ले रहे हैं यहां पर, जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया, जैसे कह दिया सत्यम शिवम और क्या कह दिया, सत्यम शिवम और सुंदरम खेलते हैं। क्या ले लिया, सत्यम शिवम और सुंदरम खेलते हैं। इस तरीके से लिया वाक्य। अब यहां पे हमें क्या करना है, सिर्फ यहीं लगेगा अल्प विराम। शिवम
और शिवम के बाद में नहीं लगेगा और ना ही सुंदरम के बाद ही लगेगा। तो हमें कहां लगाना है, हमें सिर्फ लगाना है यहां पे सत्यम पर, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं थोड़ा सा रुकना है, दोनों में अंतर करना है। आगे और लगा हुआ है शिवम और सुंदरम के बीच में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, अल्प विराम समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना है जहां 2-3 शब्द आ रहे हैं साथ में और प्लस उनमें क्या है, उनमें और आ गया तो और के आसपास में यानी और से पहले ये विराम चिन्ह या और के बाद में यानी ये विराम चिन्ह यानी अल्प विराम नहीं लगेगा। दूसरा अर्धविराम। क्या? अर्धविराम। अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का क्या मतलब होता है? आधा। अर्ध मीन्स होता है आधा, रुकना। आधा रुकना। आधा का मतलब ये हो गया। अल्प का मतलब था थोड़ा, यानी इसकी अपेक्षा दुगुना और इसकी अपेक्षा आधा, यानी यहां पे क्या है? पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम, यानी इसकी अपेक्षा आधा, यानी अल्प विराम का मतलब हुआ आधा रुकना, यानी इसकी अपेक्षा ज्यादा। जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं, यहां पर वाक्य हमने ले लिया, जैसे सुबह हो गई। क्या ले लिया वाक्य? सुबह हो गई। सुबह हो गई, थोड़ा ज्यादा रुकना है अल्प विराम की अपेक्षा। सुबह हो गई। पक्षी चहकने लगे। पक्षी चहकने लगे। सुबह हो गई, पक्षी चहकने लगे। क्या? पक्षी चहकने लगे। तो यहां पे क्या हो गया? ये अल्प विराम लग गया, यानी यहां पर हमें इसकी अपेक्षा, यानी यहां पर हमने सत्यम शिवम सुंदरम बोला था तो यहां पे कम रुकना था और इसकी अपेक्षा यहां ज्यादा रुकना है। तो अल्प विराम में क्या होता है? पूर्ण विराम की अपेक्षा आधा और अल्प विराम की अपेक्षा दुगुना हम रुकते हैं, यानी सांस लेते हैं। तो यह समझ में आ गया होगा अर्धविराम। अल्प विराम का ज्यादा प्रयोग होता है, अर्धविराम का प्रयोग कम होता है। आइए आगे हम अगला देखते हैं, पूर्ण विराम। तो ये समझ में आ गया होगा अर्धविराम। अर्धविराम और अल्प विराम में बस इतना अंतर है, यहां बिंदु रख दिया जाता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है? यहां पे यानी अल्प विराम के ऊपर ही बिंदु रख दिया जाता है तो वो अर्धविराम हो जाता है। आगे पूर्ण विराम। क्या है अगला? पूर्ण विराम। इसको हम देखते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब हुआ, पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा। पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा रुकना, यानी वाक्य में कहीं कहीं ऐसी जगह होती है, ऐसे स्थान भी रहते हैं वाक्य में, ऐसा समय भी आता है जहां पर हमें पूरा रुकना होता है वाक्य को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए, वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए और सांस लेने के लिए। तो वहां पे क्या होता है? पूरा रुकना। क्या होता है? पूरा। इसका चिन्ह आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये सीधी लकीर होती है, पाई होती है। जैसे आपने जैसे हम क्या कहते हैं कि सुबह हुई पक्षी चहकने लगे। सुबह हुई पक्षी चहकने लगे। या हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं यहां पर, सभी ने अपना कार्य प्रारंभ किया। सभी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। क्या? सभी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। क्या कहा गया? सभी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। सभी ने अपना कार्य क्या किया? प्रारंभ कर दिया। सभी ने अपना कार्य क्या किया? प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या लगा दिया? यहां पर लगा दिया पूर्ण विराम। क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लग गया यहां पर, यानी हम यहां पर पूरा रुक जाते हैं, ठीक है। यहां पर यानी जब भी इनका लगता है, इनका प्रयोग होता है पूर्ण विराम का, तो वहां पर हम पूरा रुकते हैं। जैसे हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं, यहां पर वाक्य कोई सा ले लेते हैं, बच्चे मैदान में जाकर, बच्चे मैदान में जाकर, यहां अल्पविराम थोड़ा सा रुकना है, खेलने लगे। बच्चे मैदान में जाकर खेलने लगे। क्या हो गया? बच्चे मैदान में जाकर खेलने लगे। उसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। क्या? पूर्ण विराम। तो इस तरीके से अगर वाक्य हैं और जो है उनमें पूर्णता स्पष्ट
इनके प्रयोग से पूर्णतया स्पष्ट होता है कि वाक्य में कहा क्या जा रहा है, और इनका प्रयोग हम करते हैं जब हमें पूरा रुकना होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जो है अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। आइए आगे अगला देखते हैं। अगला है जो है प्रश्नवाचक विराम। क्या है? प्रश्नवाचक विराम, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक विराम। जब वाक्य में कौन, क्या, कब, कहां, कैसे आता है, कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, किसका, किस लिए, किसको, किधर, क्या, ये शब्द आते हैं तो वहां पर क्या प्रयोग होता है? वहां पर जो है प्रश्नवाचक, यानी यहां पर मतलब हुआ कि प्रश्न पूछना। यहां पे क्या रहता है? जहां पे यानी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या? प्रश्न पूर्ण भाव। जहां पर प्रश्न पूर्ण भाव, यानी जहां पर प्रश्न पूछने वाले भाव प्रकट हो। क्या? प्रश्न पूर्ण भाव जहां पर प्रकट होते हैं वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक विराम का प्रयोग होता है। जैसे आइए हम वाक्य देखते हैं। यहां पर कोई सा वाक्य ले लेते हैं, जैसे यहां पर मां ने पूछा। अब यहां पे हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं और की का प्रयोग भी कर सकते हैं। चाहे तो हम अल्प विराम प्रयोग करें, चाहे कि इसका प्रयोग करें। ठीक है, तो मां ने पूछा कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। मां ने पूछा कि कहां जा रहे हो। तो इस तरीके से वाक्य आते हैं। तो वहां पर कहां आ गया? यहां पर क्या? कहां आ गया? तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो इस तरीके से अगर वाक्य आते हैं, तो अगर वाक्य आ रही हैं और उसमें इन चिन्हों को लगाते हैं पूर्ण विराम की जगह। कहां पर? जहां पर पूर्ण विराम लगता है उनकी जगह यहां पर प्रश्नवाचक विराम लगता है। इससे जो है वाक्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। हम यहां मान लीजिए थोड़ा सा नहीं देख पाए, तो अगर यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ जाते हैं कि यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और ध्यान रखना, कभी कभी ये होता है कि प्रश्न में तो लगता ही है, साथ में अगर उत्तर लिखते समय कहीं हम उत्तर लिख रहे हैं, कहीं पर हम उत्तर लिख रहे हैं, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? वहां पर भी अगर कौन, क्या, कब, कहां, कैसे आ गया, तो वहां पर क्या करते हैं? वहां पर भी, यानी उत्तर लिख रहे हैं तो वहां पर भी अगर वाक्य में कौन आ गया, क्या आ गया, कहां आ गया, तब वहां पर भी क्या करते हैं? वहां पर भी हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहां पर हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं। यहां पर एक वाक्य मान लीजिए हो गया कि मां ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। मां ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। तो इसमें तो कहां स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, ये आ गया, तो यहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहां पर है कि लता ने उत्तर दिया कि, लता ने उत्तर दिया कि, जैसे मान लीजिए पूछ लिया किसी ने कि तुमने क्या उत्तर दिया, तुमने क्या उत्तर दिया, तो लता ने उत्तर दिया कि मैं किसके साथ जाऊं। उसको कहा गया कि जाओ, तो उस जाने पे वो पूछ रही है कि मैं किसके साथ जाऊं, मैं किसके साथ जाऊं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न का उत्तर भी आ रहा है। तब यहां पर क्या लगेगा? यहां पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ना कि पूर्ण विराम। यहां पे क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ना कि पूर्ण विराम। तो इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे और भी ले लेते हैं, जैसे एक कहानी आपने सुना होगा कि एक चिड़िया है और वो अपना दाना जो है बढ़ई के पास रखकर स्नान करने चली जाती है। तो वो चिड़िया जो है हाथी के पास जाती है और हाथी से कहती है कि क्या आप मेरा साथ दोगी। तो यहां पर जो है जैसे चिड़िया पूछती है, मान लीजिए चिड़िया कह रही है, चिड़िया से पूछा जाता है कि आपने हाथी से क्या कहा या सैनिक से क्या कहा। तो वहां पर क्या कहती है? चिड़िया ने पूछा कि, या चिड़िया से यह पूछा गया कि आपने
क्या उत्तर दिया या क्या प्रश्न उनसे पूछा तो उनका क्या उत्तर रहा। तो मान लीजिए चिड़िया पूछती है, यहां पे चिड़िया कहती है कि चिड़िया ने कहा कि मैंने पूछा कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, क्या तुम मेरा साथ दोगे, यानी दाना ढूंढने में मेरा सहयोग करोगे, इस तरीके से पूछता है। तो यहां पर क्या है, क्या आ गया ना, तो क्या आ गया यहां पर, अगर हम पूर्ण विराम लगा देंगे तो क्या होगा, पूर्ण विराम अगर लगा दिए तो वाक्य गलत हो जाएगा। अगर हमने पूर्ण विराम लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है। क्या करना है, प्रश्नवाचक, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या शब्द आ गया। तो इस तरीके से अगर आते हैं वाक्य में तो क्या करते हैं, वहां पर इनका हम प्रयोग करते हैं। आगे जो है विस्मयवाचक विराम, जैसे कहीं पर आ गया विस्मयवाचक विराम, अत्यधिक खुश हुआ गया, अत्यधिक प्रसन्न हुआ गया या आश्चर्यचकित हुआ गया, वहां पर जो है ऐसे शब्द आते हैं, यानी विस्मय सूचक शब्द आते हैं, तो उनके जगह पर क्या करते हैं, विस्मयवाचक या विस्मय सूचक विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय, क्या कहा गया, जैसे हाय वह गिर पड़ा, हाय वह गिर पड़ा, इस तरीके से वाक्य लिखा जाएगा। यहां पर आ गया और अगले यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पूर्ण विराम हो जाएगा। आगे जैसे कहा गया शाबाश, क्या कहा गया, शाबाश तुमने शानदार, शाबाश तुमने शानदार जीत दिलाई, क्या कहा गया, शाबाश तुमने शानदार जीत दिलाई। तो यहां तो पूर्ण विराम हो जाएगा और यहां पे क्या लगा, यहां पे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, यानी प्रश्नवाचक विराम आ गया होगा, उसके बाद विस्मयवाचक विराम या चिन्ह आ गया होगा। आगे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह है, क्या है, इकहरा उद्धरण चिन्ह, यानी दो होते हैं उद्धरण चिन्ह, क्या होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्टेड कामा, क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड कामा। सिंगल इन्वर्टेड कामा जिसको बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह, क्या बोलते हैं, इकहरा, ये अकेला होता है, यानी ए शब्द के पहले और शब्द के बाद में। और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा, और इसको बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कामा। अब यहां पे हम देखते हैं कहां पर इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग जो होता है वाक्य में आए विशेष शब्दों के लिए किया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह जो है इनका चिन्ह, इनका प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंदर में अगर विशेष शब्द आते हैं तो वहां पर। और दोहरा उद्धरण चिन्ह किया जाता है कि किसी के कथन या किसी के बात को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए जो है इनको दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखा जाता है। तो आइए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर इकहरा उद्धरण चिन्ह पहले देख लेते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा, क्या कहा, किसी बच्चे से पूछा गया कि आपके देश का क्या नाम है, तो बच्चे ने अगर कहा कि, क्या कहा, बच्चे ने कहा मेरे देश का नाम भारत, क्या कहा, मेरे देश का नाम भारत है, ये है, इस तरीके से। तो यहां पर भारत को क्या करेंगे, भारत को इकहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह, यानी ये शब्द से पहले शुरू होता है और शब्द के अंत में ही लग जाता है। यानी मेरे देश का नाम भारत है, विशेषता सूचक, मतलब विशेषता प्रकट कर रहा है यहां पर, इस तरीके से इसका इकहरा का प्रयोग होता है। दोहरा का आइए हम देखते हैं, दोहरा में क्या होता है, जब दोहरा जो है यहां से ऐसे शुरू करते हैं, यानी किसी शब्द से पहले ऐसे शुरू करते हैं और शब्द से पहले और वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगता है और उसके बाद में इसका प्रयोग करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे किसी का कथन होता है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं वाक्य, यहां पर कहते हैं कि महात्मा, ये बड़ा सा हो जाएगा, इसको हम छोटा करते हैं, बड़ा हो जाएगा, यहां पर हम छोटा कर देते हैं, इसको छोटा करके लिखते हैं। कहा गया कि
गांधी जी ने गांधी जी ने गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि या की नहीं लगाएंगे यहां पर, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पर हमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। कौन से? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। किसका? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम की नहीं लगाएंगे। की का मतलब ये हो गया कि वहां पर कोई निशान नहीं लगेगा, वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। आपने समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा है, तो वहां पर बताया गया था। अब यहां पे क्या लगा देंगे? यहां पर डैश लगा देंगे। ठीक है, आगे जो है गांधी जी ने कहा था बुरे अक्षर, क्या कहा था? बुरे अक्षर अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बुरे अक्षर अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यानी अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि बुरे अक्षर अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, निशानी है। इस तरीके से प्रयोग किया गया और इसके बाद में क्या किया जाएगा? यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया जाएगा। तो अगर वाक्य में इनका इस तरीके से प्रयोग होता है, किसी के कथन को हूबहू उसी रूप में लिखा जाता है, तो इनकी आवश्यकता होती है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। और इकहरा जो है विशेष शब्द को सूचित करता है, विशेष शब्द में प्रयोग होता है, और दोहरा जो होता है वो वाक्य में प्रयोग होता है, किसी के कथन को उसी के रूप में लिखना। और जब लिखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह से शुरू करते हैं और पूर्ण विराम लगाने के बाद उसको बंद कर देते हैं। जैसे किसी के कथन है या किसी की परिभाषाएं हैं तो उनमें इन्हीं का प्रयोग होता है। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको। प्रश्नवाचक विराम, जहां पर प्रश्न आता है, विस्मयवाचक विराम जहां पर अत्यधिक खुश प्रसन्न हुआ जाता है, खुश हुआ जाता है, या आश्चर्यचकित हुआ जाता है, या दुखी हुआ जाता है, तो वहां पर इनका प्रयोग होता है। उसके बाद में इकहरा उद्धरण, विशेष शब्द को प्रकट करने के लिए बीच में, वाक्य के बीच में अगर विशेष शब्द आते हैं तो उनके लिए इनका प्रयोग होता है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसमें किसी के कथन या किसी के विचार को लिखा जाता है तो उसको दोहरा उद्धरण चिन्ह से शुरू करके पूर्ण विराम लगा करके दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद किया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये हम आगे जो है अगला आपका है निर्देशक। क्या है? निर्देशक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश। अब यहां पर देखिएगा दो चिन्ह होते हैं। एक तो होता है निर्देशक, जो होता है निर्देशित करता है, ये होता है। और एक क्या होता है? एक जो होता है वो योजक होता है। तो ये निर्देशक होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और योजक जो होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। ये बड़ा है, यानी निर्देशक वाला जो होता है वो बड़ा होता है, और योजक, योजक का मतलब जोड़ना, जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम निर्देशक को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता था, कोई चीज कहने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कि गांधी जी ने कहा, उसके बाद में आपने जो चिन्ह लगाया वही क्या है? डैश, यानी वही क्या है? निर्देशक है। क्या है? वही निर्देशक है। तो यहां पर जो है, जैसे हम कहते हैं, यहां पर ले लेते हैं वाक्य, मोदी जी ने कहा, आगे हम डैश ले लेते हैं। क्या? डैश, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इस तरीके से जो है डैश का प्रयोग करके आगे जो है हम शब्द को लिख रहे हैं। यानी ये क्या है? इनको कहा जाता है डैश इंग्लिश में, और निर्देशक हिंदी में क्या कहा जाता है? निर्देशक चिन्ह। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, कभी कभी हम प्रयोग करते हैं, जैसे कोई हम विशेष शब्द लिख करके उसको डिफाइन करने जाने लगते हैं, तब वहां पर भी इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके साथ में कुछ और प्रयोग होता है। देखिए वो क्या, जैसे हम मान लीजिए लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए हम लिखने जा रहे हैं विशेषण के बारे में। किसके बारे में लिखने जा रहे हैं? विशेषण के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो इसको हम क्या किए? ऐसे कर दिए। तो ये डैश के साथ में जो है ये अपूर्ण विराम भी होता है, ये अपूर्ण विराम चिन्ह का भी प्रयोग कर लेते हैं। आपने
विराम को पढ़ा तीनों, ये भी होते थे लेकिन इनका कहीं प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है अब लुप्त हो गए, तो इसका हम प्रयोग इस साथ में करते हैं, यानी ये निर्देशक के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आगे इसका मतलब ये है कि आगे हम कुछ लिखने जा रहे हैं, आगे हम कुछ ये निर्देशित किया जा रहा है कि आगे इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया यानी निर्देशक चिन्ह या डैश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे है योजक चिन्ह। आगे क्या है, योजक चिन्ह। जैसे सामान्यतया यहां पर यह देखा गया कि एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द, योजक शब्द एक तरीके से कह सकते हैं, या एक दूसरे के विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द, इनके बीच में इनका प्रयोग होता है। जैसे हमने क्या लिखा, जैसे लिख दिया रात और दिन, तो इनके बीच में किसका प्रयोग किया, ये डैश का प्रयोग किया। जैसे हमने कहा क्या, छोटा और बड़ा, तो इनके बीच में इनका प्रयोग किया, तो ये डैश होते हैं। ध्यान रखना, जो निर्देशक चिन्ह होते हैं यानी जो डैश होता है वो बड़ा होता है, और जो योजक होता है ये छोटा होता है। संबंध चिन्ह भी बोलते हैं इनको, क्या कहते हैं, संबंध चिन्ह भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आया, क्या आया, या फिर कहा गया, इस तरीके से सब प्रयोग किए जाते हैं, उनके बीच में इनको लगाया जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है योजक चिन्ह। आगे लोप चिन्ह, आगे क्या कहा जाता है, लोप चिन्ह। जैसे बच्चे से पूछा जाता है, बच्चे से प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न किया गया, भारत की राजधानी, अब वहां पर जो है डॉट कर दिया गया और बच्चे को उसमें लिखना है, लिखने के लिए दे दिया गया। रिक्त, आपने पढ़ा होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी इसका मतलब ये होता है कि यहां पर लोप हुआ है, कोई शब्द यहां पर नहीं है, उसको हमें भरना है, रिक्त है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है लोप चिन्ह। इनको क्या कहा जाता है, लोप चिन्ह, और इनका प्रयोग ऐसे होता है वाक्यों में। आइए अगला देखते हैं, त्रुटि चिन्ह। क्या, त्रुटि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह। अब यहां पर हम ले लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम कुछ लिख रहे हैं, कहीं पर हम कुछ लिख रहे हैं और उसमें बीच में कहीं एक आध शब्द जो है लिखना भूल गए, हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और बीच में हमने क्या हुआ कि एक आध शब्द लिखना भूल गए। जैसे हम मान लीजिए लेते हैं यहां पर, जैसे हमने ले लिया वाक्य लिख रहे हैं, विशेषण की विशेषता, क्या कहा, विशेषण की विशेषता बताने, विशेषण की विशेषता, क्या ले लिया वाक्य, हमने ले लिया विशेषण की विशेषता, क्या लिया वाक्य, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण, आगे हमने लिख दिया कहते हैं, क्या कर दिया, कहते हैं, इस तरीके से कर दिया। अब हम यहां पे देख रहे हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, ये वाक्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ छूटा है। तो वहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसको हम लगा देते हैं, ये होता है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं त्रुटि चिन्ह। क्या कहते हैं, त्रुटि चिन्ह, यानी हमसे गलती हो गई है और वहां पर हमें कोई शब्द लेना है, यानी कुछ वहां पर लिखा जाएगा। तो यहां पर इसको हंस पद भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हंस पद। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर शब्द, क्या, शब्द, यानी यहां पर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन ये बहुवचन में है तो यहां पर हो जाएगा शब्दों, क्या हो जाएगा, शब्दों, यानी यहां पर क्या हो गया, शब्दों। तो इस तरीके से अगर कहीं लिखते हुए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अगर उसको आप लिखते हैं तो कोई उसको गलत नहीं ठहरा सकता, ये नियम है। तो इस तरीके से इन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है इनका। आगे जो है समानता सूचक चिन्ह है, क्या है, समानता सूचक चिन्ह। जैसे यहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि समान हो, जिनका अर्थ भी समान हो, उनके बीच में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा,
जैसे हम यहां पर कुछ शब्द ले लेते हैं और लिखते हैं उनको, तो और उनके बीच में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ले लिया यहां पर, क्या ले लिया, शब्द ले लिया यहां पर दिवस, क्या ले लिया, दिवस। इसका मतलब होता है बराबर, यानी दोनों बराबर हैं, अर्थात दोनों समान हैं। क्या, दिवस ले लिया, और दिवस के बाद में जो है दिन है, दिवस के बाद में क्या है, दिन। तो इन दोनों के बीच में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों बराबर हैं। जैसे हमने क्या लिखा, जैसे यहां पर हमने ले लिया निशा, क्या ले लिया, निशा, और यहां पर हो गया रात। तो इसका मतलब यह है कि दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है। जैसे हमने लिख लिया क्या, धरा, क्या, धरा, और उसके बाद में अवनी, यानी धरा और अवन, यानी दोनों क्या है, पृथ्वी की पर्यायवाची, अर्थात दोनों क्या है, ये समान है। जैसे हमने ले लिया नीर, क्या, नीर और वारी, तो ये दोनों भी समान है। ये किसके हैं, पर्यायवाची, ये जो हैं पानी के हैं, ठीक है, और ये पृथ्वी के। और यहां आपने देखा रात और ये दिवस। तो जहां पर दो शब्द समान होते हैं, दोनों की एकदम समानता होती है, कोई अंतर नहीं होता है, तो वहां पर ये होते हैं समानता सूचक चिन्ह होते हैं। आगे अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह। क्या, संक्षेप सूचक चिन्ह, यानी किसी चीज को, कोई चीज बड़ी है उनको छोटा कर दिया जाता है, ठीक है, क्या, छोटा कर दिया जाता है। जैसे कहा गया, जैसे वाक्य लिया जाता है कि भारत के प्रथम, क्या कहा जाता है, कहा गया, लिखा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अब यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर पंडित ऐसे लिख दिया गया यहां पर, ठीक है। तो ये क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है संक्षेप सूचक चिन्ह। क्या बोला जाता है, संक्षेप सूचक चिन्ह। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब वहां पे आपने देखा कि पंडित के लिए इसका प्रयोग कर दिया गया। या आगे और भी शब्द हम ले लेते हैं, जैसे एक शब्द देखते हैं कि डॉक्टर, डॉक्टर के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसके लिए, डॉक्टर शब्द के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी ये तो आधे रूप में है, और यहां पर इसका पूरा रूप क्या हो जाएगा, पूरा रूप इसका होता है ये, तो इसके आधे के लिए, यानी इसको आधे के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसके लिए, आधे के लिए। और यहां पर जैसे हमने क्या लिखा, यहां पर शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया, पंडित, तो इसका जो पूरा होगा वो क्या होगा, पंडित, क्या, पंडित, ये हो गया, ठीक है। इसको हम दूसरे रूप में भी लिखते हैं, ठीक है, अड़ा को आधे रूप में लिख करके ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये आपने देख लिया, यानी किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है विवरण चिन्ह। क्या है, विवरण चिन्ह। आगे क्या है, विवरण चिन्ह। अभी आपको हमने बताया था, यानी यहां पर जो इसका प्रयोग करके ऐसे करते हैं, यानी डैश का प्रयोग हो जाता है, तो इसका मतलब है आगे हम कुछ लिखने जा रहे हैं। तो ये साथ में योजक चिन्ह भी जुड़ जाता है। पहले क्या था, पहले इसी का प्रयोग करते थे, लेकिन अब जो है निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग इनके साथ में कर लिया जाता है। यानी कोई चीज लिखने जा रहे हैं तो उनके बाद में, जैसे हम मान लीजिए संज्ञा की परिभाषा लिखने जा रहे हैं, या राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में लिखने जा रहे हैं, या राष्ट्रीय गान, जैसे हम राष्ट्रीय गान के बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं, तो हम अगर यहां पर क्या लिख दिए, यहां पर शब्द लिखे क्या, राष्ट्रगान, क्या लिखे, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के बारे में हम कुछ लिखने जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी इसके बारे में कुछ आगे लिखने जा रहे हैं। आगे है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, क्या, कोष्टक चिन्ह। तो यहां पर यह होता है कि जैसे हम कोई बात कह रहे हैं और बीच में कुछ और भी ऐसा शब्द है जिनको हमें स्पष्ट करना है, और इनका प्रयोग हम ऐसे करें कि ये वाक्य में जो है अनर्थ ना पैदा करे, यानी वाक्य को जो है अव्यवस्थित ना कर दें। क्या, अव्यवस्थित ना कर दें। तो इसके लिए जैसे हम एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे क्या, जैसे बच्चे ने कहा मेरे विद्यालय, मेरे विद्यालय, इस तरीके से बच्चे ने कहा। अब ये क्या हुआ कि हम इसको कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, क्या, ब्रैकेट, इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, बच्चे ने अपने विद्यालय का नाम लिख दिया, मेरे विद्यालय
यानी अपने विद्यालय का नाम लिख दिया। जैसे मान लीजिए वो लिखता है सरस्वती शिशु मंदिर, क्या, सरस्वती शिशु मंदिर या प्राथमिक विद्यालय, और आगे नाम दे देता है। में सुंदर कार्यक्रम हुआ, क्या, सुंदर कार्यक्रम हुआ। तो बच्चे ने विद्यालय का भी दे दिया और साथ में विद्यालय के नाम को भी जोड़ दिया। तो इस तरीके से इनका प्रयोग होता है, इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है कोष्टक चिन्ह। ये आप देखे होंगे, एक तो ये होते हैं और एक जो आपने देखा होगा एक ये होते हैं और एक अन्य और होते हैं, हो सकता है मुझसे ना बने। इस तरीके से जो है इस तरीके से करके, यानी इनको जो है छोटा कहा जाता है और इनको मंझला, इनको सबसे बड़ा, इस तरीके से ये होते हैं कोष्टक चिन्ह। इनकी भी बीच में कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ जाती है। वाक्य में जो है कोई विडंबना भी ना आए, यानी वाक्य अव्यवस्थित ना हो, तो इनका प्रयोग कर दिया जाता है। तो आपने देखा एक एक करके सभी चिन्हों का प्रयोग आपने देख लिया। यहां पर शुरू से आप देखा रहे हैं कि सबसे पहले आपने देखा क्या, सबसे पहले आपने देखा विराम चिन्ह, क्या, विराम चिन्ह। यहां पे भी यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये जो है मिसप्रिंट है, ये इस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, इस तरीके से, ये जो है नहीं रहेगा। यानी यहां पर आप देख रहे हैं सही है, विराम चिन्ह, क्या, विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना। भाव को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहां पर आपने देखा, उसके बाद में एक एक करके सभी विराम चिन्हों को देखा। विराम चिन्हों का प्रयोग न करने से कभी कभी अर्थ में यह अस्पष्टता रहती है, अर्थात अर्थ स्पष्ट नहीं रहता है शब्द का, वाक्य का, और उसके बाद में कभी कभी अनर्थ भी हो जाता है। तो ये आपने देखा। उसके बाद में एक एक करके सभी को अल्प विराम, जहां पर थोड़ा रुका जाता है, इसका चिन्ह ये है। उसके बाद अर्ध विराम, अल्प विराम के ही रूप में ऊपर बिंदु आ जाता है। उसके बाद पूर्ण विराम, जहां पर हमें पूरा, यानी अल्प में थोड़ा, अर्ध में जो है इसकी अपेक्षा आधा, और इसकी अपेक्षा ज्यादा, और इसकी अपेक्षा आधा रुका जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धविराम। और पूर्ण विराम में वाक्य में हम पूरा जब रुकते हैं। उसके बाद में अगला जो है आपने प्रश्नवाचक विराम देखा, जहां पर कौन क्या कब कहां कैसे आता है वाक्य में। उसके बाद में विस्मयवाचक विराम, यहां पर आपने देखा ये जहां पर अत्यधिक खुश हुआ जाए, प्रसन्न हुआ जाए, वहां पर इनका प्रयोग होता है। आगे इकहरा उद्धरण चिन्ह विशेष शब्द को लिखने के लिए, यानी विशेष शब्द को प्रकट करने के लिए। उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को उसी तरीके से प्रयोग करने के लिए, उसी तरीके से लिखने के लिए। उसके बाद आपने देखा निर्देशक यानी डैश को, और उसके बाद में योजक चिन्ह यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए। उसके बाद में लोप चिन्ह यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति दिखाने के लिए या खाली जगह भरो, इनके लिए इनका प्रयोग होता है। उसके बाद में आपने देखा त्रुटि चिन्ह या हंस पद, यानी वाक्य हम लिखते समय कुछ भूल जाते हैं बीच में, तो इनका प्रयोग किया जाता है, इसको आपने देखा। आगे अगला था समानता सूचक, जहां पर दो समान शब्दों की बात आए तो वहां पर इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद संक्षेप सूचक, शब्द को छोटा करके लिखना, ये देखा आपने। फिर विवरण चिन्ह, फिर उसके बाद में कोष्टक चिन्ह। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, या तो शब्द दे करके, या यहाँ वाक्यों में प्रयोग करके ये पूछ सकता है कि इनमें कौन सा चिन्ह लगा है, या वाक्य में दे सकता है कि इनमें जो है उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करो। तो जब इसके आगे जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो इसके इस तरीके से कई प्रश्नों को उसमें समाहित कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, जिससे आपका पूरा कंटेंट जो है वहां पर, यहाँ तो स्पष्ट ही हो गया है, साथ में वहां पर आप प्रश्न के तरीके को भी देख लेंगे कि किस तरीके से प्रश्न किया जा रहा है। तो मित्रों, ये अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म आपके पूरे जो है सिलेबस को पूरा करा रहा है। साथ में जो है एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट जो है आएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और आशा करते हैं कि इससे जो है आपका सिलेक्शन पूर्ण सुनिश्चित हो जाएगा और वर्दी आपको अवश्य मिलेगी, बिल्ला आपके कंधे पर अवश्य होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।